सो वेलकम बैक बडीज। और आज हम फिर से करने जा रहे हैं एयरफोर्स फिजिक्स मॉक टेस्ट 2। कल हमने जो एयरफोर्स मॉक टेस्ट 1 किया था उसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी। तो आज वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन ए स्टैटिक बॉडी ऑफ ए मास 25 kg फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी प्रोड्यूस इन द बॉडी। देखो, बोल क्या रहा है कि उसका जो द्रव्यमान दिया है, उसका जो मास दिया है, मास दे रखा है यहाँ पे 25 kg दे रखा है। और जो हमें फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है। कितने टाइम के लिए लग रहा है, 10 सेकेंड के लिए लग रहा है। तो हमें इसमें वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी कहाँ से पता लगाएंगे, अब देखो उसमें बोले विराम अवस्था, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कहाँ रिलेशन होता है, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो यू तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, प्रारंभिक वेग। तो v इक्वल टू ए टी हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला। पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए चाहिए। एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से फोर्स कितना दे देगा, 200 न्यूटन, मास कितना देगा 25 इंटू। तो ए यहाँ से आएगा 200 डिवाइडेड बाई 25, ये इसको 8 टाइम्स काट देगा। तो ए यहाँ से कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 8 इंटू टाइम कितना दे रखा है 10, ये कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण होता है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी यहाँ पे, होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे सही कर देना इंग्लिश मीडियम वाले, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक। देखो हमें पहले पता होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, देखो ट्रिक याद करने की क्या है, म्यू एल के आर। जो एल होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। तो देखो सबसे ज्यादा है लिमिटिंग, तब होता है काइनेटिक, तब होता है रोलिंग। आगे समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थैतिक घर्षण होगा यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसको म्यू एल ही बोले या म्यू एस बोले, बात एक ही है दोनों के लिए। तो यहाँ पे ये हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखना, म्यू एल के आर। एल के आर का बोलने का मतलब पहले म्यू एल सबसे ज्यादा होगा, फिर म्यू के, फिर म्यू आर। म्यू एल पता चलिए क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, के होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और आर होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन रिलेटिव मोशन, घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति में। देखो जब भी घर्षण बल जो होता है वो कब लगता है, जब कोई बॉडी मूव करेगी। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं कोई सरफेस है, कोई बॉडी। अगर इस पे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ठीक है, जो फोर्स होता है अगर किसी बॉडी को हम मूव करेंगे आगे की ओर, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, सॉरी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और जो फोर्स होता है उनके बीच एंगल कितने का बनता है। देखो जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे और इधर को घर्षण बल इधर को होगा, होगा इधर को इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, तो इनके बीच जो एंगल बनता है हमेशा 180 डिग्री का बनता है। याद रखना है, इस टाइम में भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो यहाँ से हम सही कर सकते हैं। तो हमेशा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो तो लगता है इस बॉडी पे जब भी बॉडी को मूव करेंगे, पर जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो हमेशा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो न्यूमेरिकल पे हमेशा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल कम से कम 12 से लेके 15 तक न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास। यही हमारे को टाइम खाते हैं पूरे पेपर में। और देखो जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा वो आराम से कर देगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मास दे रखा है बॉडी का, क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में मास दे रखा है 500 kg। देखो जब ये वेग से जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड वेग से जा रही है, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड है। ओके, देखो जब इसमें ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद, यानी कि जब ब्रेक लग गया तो उसके 5 सेकंड, यानी कि टाइम भी देखिए 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद जो इसका वे होगा 5 सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अब क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी।
तो यहाँ से ब्रेक के कारण जो प्रतिरोध बल लगा, हमें फोर्स बताना है, रेसिस्टेंट फोर्स बताना है। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। देखो हमारे पास सारी डिटेल दे रखी है, मास दे रखा है, एक्सीलरेशन नहीं दे रखा। एक्सीलरेशन कहाँ से निकलेगा? रिलेशन नहीं होता है, u इजगल टू v इजगल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालेंगे हम मोशन के। तो v क्या है? 5 है, ये 25 होगा, प्लस ए यहाँ से निकालना, टाइम यहाँ पे 5 है, इनको माइनस करेंगे तो 20 इक्वल टू ए इंटू 5। तो ए आएगा 4। देखो निगेटिव में आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 4 अगर मीटर पर सेकेंड निगेटिव में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन के साथ नहीं ले सकते हम, हमारी मर्जी है। अब देखो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स यहाँ से हो जाएगा, मास दे रखा है 500 kg इंटू 4, ये हो जाएगा 2000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ परपेंडिकुलर फोर्स इंक्रीज डबल देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी। देखो पहले तो हमें फ्रिक्शन फोर्स एफ एस क्या होता है? म्यू आर होता है। ये म्यू आर होता है, म्यू यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो घर्षण गुणांक होता है, घर्षण गुणांक इसी को बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं। आर यहाँ पे फोर्स होता है, आर इक्वल टू हमेशा हम लेते हैं एम जी। ओके, तो एफ एस इक्वल टू क्या हो सकता है? म्यू एम जी। यहाँ से हम ये फॉर्मूला भी रिलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला रिलेट करना आना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है अगर किसी, यदि लंबवत बल दोगुना कर दिया जाए, अगर जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको हम डबल कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल भी क्या होगा? देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है किसी बॉडी के लिए, अगर इसका हम फोर्स को डबल कर दे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्स को डबल कर दे, हाफ कर दे, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी, अगर 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य को प्रवेश करने में 0.01 सेकंड बाद रुक जाती है तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल बताना है। देखो हमें फोर्स बताना है कब, जब बॉडी, देखो उसकी वेलोसिटी क्या दे रही है, वेलोसिटी ले लो 100 मीटर पर सेकेंड, और जो मास क्या दे रखा है? मास दे रखा है 5 ग्राम। 5 ग्राम को हमने केजी में चेंज करना है तो 5 इंटू 10⁻³ केजी आएगा, कोई दिक्कत? देखो टाइम दे रखा है टी दे रखा है 0.01 सेकेंड। ओके, यहाँ से हमने फोर्स बताना है। अब देखो फोर्स क्या, जब भी गोली चलेगी उससे पहले तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो होगी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे जब 100 दे रखा है, ये तो जीरो हो गया, तो ए निकालना है, टाइम दे रखा है 0.01 सेकेंड। तो ए यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 अपॉन में 0.01, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सॉरी 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा हम करेंगे तो। ठीक है, अब देखो अब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, 1000 ही आएगा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स यहाँ से कितना आएगा? मास कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू करेंगे हम 10⁻³ ओके, तो आंसर यहाँ से कितना आएगा आपका? फोर्स आ जाएगा 50 न्यूटन। किसी को दिक्कत यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान को कहते हैं। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जो म्यू स्टैटिक घर्षण बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज भी इक्वल टू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी पीछे बता दिया था। जो म्यू, या तो म्यू एस बोलो या म्यू एल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, रिलेशन बता दिया था, म्यू एल सबसे ज्यादा होता है, फिर म्यू के होता है, फिर म्यू आर होता है। पता चल गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 kg की बंदूक से 60 ग्राम की गोली को 160 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक के पीछे की ओर झटके का वेग बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्मूले पे? ये है लो कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है? रेखीय सामूहिक संरक्षण पर ये वाला क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, जो इनिशियल जो आपकी क्या होगी मोमेंटम होगी, फाइनल मोमेंटम के बराबर होनी चाहिए। ये बोलता है लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
ठीक है, पहले इसका मास क्या दे रखा है, मास m1 दे रखा है 10 kg, ठीक है, बंदूक की m2 क्या दे रखा है 60 ग्राम, 60 ग्राम को हमने चेंज करना है kg पर सेकेंड में, तो 60 इंटू 10 की पावर -3 kg हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी v1 दे रखी है 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें निकालना है v2, v2 यहाँ से हमें निकालना है, ठीक है। जब हम v2 निकालेंगे तो m1 v1 इक्वल टू होता है m2 v2, ठीक है। तो m1 यहाँ पे आएगा 10 kg इंटू v1 है 160 इज इक्वल टू 60 इंटू 10 की पावर -3 इंटू v2, ठीक है। तो v2 यहाँ से कितना आएगा अगर हम निकालेंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 6 टू 10 की पावर -3। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है 0.96 मीटर पर सेकेंड। देखो सोल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आएगा, 0.96 यहाँ पे हमारा आंसर है। देखो द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो हमें ये वाला बताना है कि इंडिपेंडेंट किससे होता है, जो हमारा घर्षण बल होता है उसकी नेचर से होता है, उसके साइज ऑफ बॉडी से होता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से होता है, या मास ऑफ द बॉडी से होता है, हमें ये वाला बताना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स को निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स एफ एच क्या होता है, म्यू एस आर, यहाँ से लिख सकते हैं म्यू एस एन जी, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ सरफेस पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा है द पिंड के आकार, साइज ऑफ बॉडी, जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा इसका मास भी तो होगा, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगा। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे या मास ऑफ ए बॉडी, देखो मास ऑफ बॉडी पे भी करेगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस किस पे करता है, नेचर ऑफ ए सरफेस, साइज ऑफ ए बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हमें पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण के नियम पे ये क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक एक बार घूमने में किया गया कार्य का मान बताइए। देखो जब भी कोई बॉडी क्या करती है, जैसे मैंने कहा कोई सन है, सन के चारों ओर अर्थ क्या लगाएगा, चक्का लगाएगा, रोटेट करेगा इसके चारों ओर। तो देखो हमेशा जो वर्क होता है, यहाँ पे जो वर्क किया जाता है एफ एस कॉस थीटा के रूप में किया जाता है, तो थीटा जो होता है 90 डिग्री पे होता है, जिससे ये वर्क जो हो जाता है, वर्क इनके बीच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्क जीरो क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ और सन जब चक्कर लगाते हैं तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और कोस 90 हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी 0.5 के केजी के पुस्तक को जमीन पर से उठाकर अलमारी में रखता है जिसकी ऊंचाई जमीन से 1.5 मीटर है, विद्यार्थी द्वारा किया गया। देखो हमें मास दे रखा है, मास दे रखा है 0.5 केजी, जो हाइट दे रखी है कहाँ तक उठाता है 1.5 मीटर। देखो जो ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन किस में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ये वर्क डन। स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, एम जी एच, ठीक है। वर्क भी एक टाइप की एनर्जी है, कल इसकी डायमेंशन बताई थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, ठीक है, एम जी एच। देखो मास दे रखा है 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेंगे और ये होता है 0.5, क्या आ जाएगा 0.5, सॉरी यहाँ पे 1.5 है, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो ये आएगा 0.75, ओके, इंटू 10, इसको करेंगे तो 7.50 जूल एनर्जी आ जाएगी, या वर्क बोल सकते हैं, बात एक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑन 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड सेपरेट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इफ द वर्क डन ड्यूरिंग द टाइम इज 1 जूल, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेस। देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले जो जो हमें डाटा दे रखा है उसको लिख लेते हैं। फोर्स हमें कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है हमें 10 न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस कितने डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इसे हमें मीटर में चेंज करना है, हमें यूनिट को मीटर और केजी में चेंज करना है, ठीक है, जब भी हमें दिया होगा, ठीक है। और इनके भी जो वर्क लग रहा है, वर्क कितना लग रहा है 1 जूल लग रहा है,
ठीक है, कार्य 1 जूल होता है। तो एंगल बताना है किसके बीच, बल और विस्थापन। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आएगा डब्ल्यू अपॉन में एफ एस। डब्ल्यू है 1 अपॉन में 10 इंटू 20 × 10⁻²। ठीक है, 1 अपॉन में 200 इंटू 10⁻²। ये कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। कॉस थीटा 1/2 किस वैल्यू पे देता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे हमें कॉस 1/2 देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो गेंद एक ही तल पर है, परस्पर ये संघात करते हैं, निम्न में से किसका संरक्षण होता है। टू बॉल्स लाई इन प्लेन द कोलाइड टुगेदर विच इज द फॉलोइंग विल बी कंजर्व। देखो जब भी दो बॉडी कोलाइड करते हैं, आपस में टकराती है, तो हमेशा जो होते हैं टेम्परेचर हमेशा चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होगी तब दो बॉडी टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी अगर चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। साफ सीधी बात, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है। उसका क्या नहीं होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, याद रख लेना। जब दो बॉडी कोलाइड करती है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता, रेखीय संबंध। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज। देख, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थता गुणांक ई का वैल्यू बताओ। देखो परफेक्टली इलास्टिक होगी तो ई इक्वल टू होगा 1। ठीक है, अगर अप्रत्यास्थ टक्कर होगा, अनइलास्टिक टक्कर होगा, कोलिजन होगा, तो उसके लिए ई की वैल्यू होगी 0। ये किसके लिए होगा, अनइलास्टिक के लिए होगा। ठीक है, ये होगा परफेक्टली इलास्टिक के लिए। ओके, यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मून हैज नॉट एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ विदाउट। पृथ्वी के समान चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं। पृथ्वी या पृथ्वी का एक उपग्रह नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बैठा, इस पर आबादी नहीं है, लॉजिक ही नहीं है। पृथ्वी के अपेक्षा ये ठंडा नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जो सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल चंद्रमा की सतह पे प्लान वेग से किसी बॉडी को स्केप कराने के लिए बोल रहा है, प्लान वेग से अधिक होता है। जिसकी वीआरएमएस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, प्लान वेग इसके वेलोसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए यह वायुमंडल नहीं होता। ये कहाँ होता है, मून में। क्वेश्चन यहाँ ये आ सकता है कि अर्थ पे क्या होता है। देखो अर्थ पे क्या है, जो इसके वेलोसिटी ज्यादा होती है हमेशा किससे, वीआरएमएस वैल्यू से, वर्ग माध्यमूल गैसों के वेलोसिटी से ज्यादा होगी। तभी यहाँ क्या होगा, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। आगे समझ में, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, अगर अर्थ में वायुमंडल क्यों है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो प्लान वेग है उसका मान ज्यादा होता है सभी गैसों के वर्ग माध्य मूल। ठीक है, आगे समझ में, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खोखले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, होल स्फीयर के उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो सरफेस होता है किसी भी गोले के सरफेस, जो सरफेस पे होता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो होता है G m/r²। ठीक है, जो इसके अंदर होता है केंद्र पे जो होता है हमेशा जी, ये जो होगा ये यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये तो 0 होगा, सरफेस पे ये होगा हमेशा। ठीक है, और आउटसाइड भी यही होगा, सरफेस पे और आउटसाइड पे भी ऑप्शन नंबर ए होगा। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये आप लिख सकते हो, सरफेस और आउटसाइड पे इतना होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक सरल लोलक के बॉब धातु के स्थान पर लकड़ी का लिया जाए तो इसका आउट। देखो टाइम पीरियड बताना है, अगर हम वुडन का बॉब लगा दें किसी सिंपल पेंडुलम में, ठीक है, मेटल बॉब की जगह, ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन, ये होता है हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। देखो जब टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है, एल यहाँ पे लेंथ होती है, ठीक है, जी यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पे मास कोई रिलेट ही नहीं करे, तो टाइम पीरियड पे क्या नहीं करता है, डिपेंड ही नहीं करता, मास यहाँ पे डिपेंड ही नहीं करता है, m⁻�0। तो हमेशा सेम रहेगा, रिमेन द सेम। अगर हम लकड़ी की बॉब लगाएं या हम मेटल की बॉब लगाएं तो इसमें जो टाइम पीरियड होता है हमेशा सेम होता है। ओके, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द अर्थ लूसेज इट्स ग्रेविटी देन फॉर ए बॉडी। देखो जब कोई अर्थ कोई बॉडी है तो अपनी क्या कर देती है, गुरुत्व खो देती है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बोला, भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाते हैं, नहीं,
तो फॉर्मूला क्या होता है वेट का, W इक्वल टू mg होता है। ठीक है, तो W यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, पर मास यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। उसकी और वेट चेंज हो जाएगा, पर मास कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी बॉडी के लिए। अगर उसे हम कहीं भी ले जाएं तो बाहर तो शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर जी की वैल्यू हाफ हो जाए तो वेट क्या होगा, तो वेट भी क्या होता है, एम जी होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो वेट भी उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पहले। ठीक है, अगर जी बाई टू करें तो मास कभी भी चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर जैसे पूछा है तो मास कभी चेंज नहीं होगा, पर बाहर उसका हमेशा चेंज हो सकता है अगर जी में चेंज करेंगे तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म फॉर ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। देखो, जब भी कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, यूनिफॉर्म क्या रहने क्या रहेगी उसकी, देखो उसका एंगुलर मोमेंटम एल होता है, एल का फॉर्मूला एल इक्वल टू एम वी आर होता है। उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, इट्स एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा, महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम के लिए, तो वाई इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे यहाँ से एक्सेलरेशन होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ से जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है, रिलेशन निकलता है ये वाला। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई होता है यहाँ पे, अगर वाई मैक्सिमम होगा तो ए भी तो मैक्सिमम होगा ना। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिलेट करना आना चाहिए कि ये चीजें इससे रिलेट करती है कि नहीं करती है, तभी हम इसका आंसर बता सकते थे। तो मैक्सिमम होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कब नॉट यूनिफॉर्म होता है, सर्कुलर मोशन में, फ्री फॉलिंग बॉडी में, या एस एच एम में। बताना कब होता है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी एसएचएम करती है तो उसका एक्सेलरेशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म क्या होती है, अभी हमने पीछे देखा था, पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन मैक्सिमम होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, एसएचएम में तो क्या नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, पर सर्कुलर मोशन में उसकी जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, यहाँ क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ यूनिफॉर्म होगा पर यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू। देखो, टोटल एनर्जी बतानी है हमें किसी भी पार्टिकल की एसएचएम में, तो वो कितनी होती है हमें पता होना चाहिए कि उसकी पार्टिकल की एसएचएम में कितनी उसकी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो ई इक्वल टू होता है हाफ एम मेगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल एनर्जी कण की क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी पार्टिकल ऑफ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ए जो यहाँ पे होता है इसका क्या होता है, आयाम होता है। आयाम बोले तो एम्पलीट्यूड होता है। ओके, एम्पलीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा, दोलन के आवर्ती के फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, विस्थापन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, उसके आयाम के वर्ग पे डिपेंड करे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के कालांतर फेज डिफरेंस बताना है। वेग और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच हमेशा पाई बाई टू होता है, याद रखना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच पाई बाई टू का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, किसमें, एसएचएम में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी देर का टाइम पीरियड 1.5 सेकंड है, यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दे, अगर एल पहले एल थी और उसकी लेंथ को 4L कर दे, तो टाइम पीरियड कितना हो, पहले हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन एल अपॉन में। तो जो टी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के। होता है कि नहीं होता है, तो T1 अपॉन T2 यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट L1 अपॉन में रूट L2। पहले का टाइम पीरियड 1.5 था, मैंने कहा T2 जो है नया टाइम पीरियड होगा, पहले लेंथ L थी अब हो जाएगी 4L। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 1.5 अपॉन में T2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 आएगा।
तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.3 3.0 सेकेंड। T2 यहाँ पे 3 सेकेंड हो जाए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, तो यानी कि आपके टूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं फिजिक्स के। कल वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए मैं मैथ्स सेक्शन नहीं लाया था, मैथ्स सेक्शन नहीं लाया था, पर कल से डेली मैथ्स सेक्शन और फिजिक्स सेक्शन आपके दोनों सेक्शन होंगे। और ये जो सेक्शन है बहुत हेल्पफुली होंगे आपके एग्जाम के लिए। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहो, हो जाएगा। अभी आपके एग्जाम के लिए कम से कम 20 दिन बचे हैं, 20 डेज बचे हैं। 15 डेज तक ये चलेगा, बाकी के 5 डेज देखते हैं हम शेड्यूल बनाएंगे कि क्या करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।